हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो लेट्स रिवाइज। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हम कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हो। अब हम आज करते हैं रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। सो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर। जबकि रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक थी, मतलब ओपेक सरफेस जो थी वो रिफ्लेक्शन कर रही थी। रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास, एयर, वाटर, ये सब चीजें रिफ्रैक्शन कर रही है। ठीक है, तो बेंडिंग हो रही है। तो रिफ्रैक्शन के पहले लॉज देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, जो पहले रिफ्लेक्शन की तरह ही है। दूसरा हमारा जो लॉ है, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू constant, and this constant is equal to the refractive index of the second medium। मतलब अगर मेरी जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो मेरा ये जो है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस है। अगर ये ग्लास स्लैब है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों लॉज हो गए हैं। और इसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता। तो अगर मेरा एंगल आई 60 है तो साइन ऑफ 60 अपॉन नीचे वाला अगर साइन 30 है तो ये साइन 60 कितना होता है? √3/2, और ये होता है 1/2। तो 2 और 2 कट गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है 1.73 के आसपास। जो भी ये चीज जो मेरा जिस पे ये इंसिडेंस एंगल 60 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 30 है, उसके लिए 1.73 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो हम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से एक निकाल सकते हैं, जिसमें हम जो ग्लास स्लैब है उससे रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। ये रहा आपका ग्लास स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे करेंगे तो पहले हम बनाएंगे नॉर्मल क्या है? वो लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ पर ये बेंडिंग होगी, तो ये बेंडिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर ये चली गई है, बेंड हो गई है। क्यों बेंड हो गई है? क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हायर, ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम दूसरा नॉर्मल बनाएंगे डॉटेड लाइन से। अब ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लाती हूं तो ये दोनों लाइंस क्या होती है? पैरेलल। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है? एमर्जेंट रे। ठीक है, ये एमर्जेंट रे आ गया है। तो इन दोनों के बीच का एंगल ई है। ये वाला जो मेरा एंगल है ये R1 है, ये वाला जो एंगल है वो R2 है। ठीक है, आते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमेशा इंसिडेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है एमर्जेंट रे के। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये रीजन आपका बहुत बार आता है, व्हाई दीज टू लाइंस आर पैरेलल। दीज लाइंस आर पैरेलल बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एज दीज टू ऑपोजिट इंटरफेसेस इज इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब इस वाले फेस पे जितना अंदर की ओर को बेंड हुआ, इस वाले फेस पे उतना ही बाहर की ओर को बेंड हो गया है। तो फिर ये क्या आ जाएंगी? दोनों रेस पैरेलल आ जाएंगी। इस चीज को हम बोल रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच के? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे की। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होगी? जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारा आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो आ गया है। तो अब अगला जो पॉइंट करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास ये दो मीडियम है ए और बी, ठीक है, इनमें यहाँ पे एयर है, यहाँ पर भी एयर है। ठीक है, तो यहां से ऐसे करके आ रही है, यहां से ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर जो मेरा आर है और यहाँ पर जो आई है दोनों सेम है, ये दोनों आई सेम है, बट ये वाला आर समझ लो ये R1 कह रही हूं, अगर ये R2 कहती हूं तो R1 इज मोर देन R2। तो कौन सा मीडियम डेंसर है? अब ये देखो R1 अगर बड़ा है तो मतलब ये वाला एंगल बड़ा है, मतलब बेंडिंग कम हुई है। तो कम हुई है तो ए की जो डेंसिटी है वो कम है,
बी से। ऑप्टिकल डेंसिटी बी की ज्यादा है इसलिए उसने रे को ज्यादा बेंड किया, तो जो एंगल है वो मेरा क्या आ गया, छोटा आ गया, रिफ्रैक्शन का एंगल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। और इसके अलावा अब आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस में आप लोग बहुत कंफ्यूजन करते हो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो अगर मेरे को ऐसे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, 21 नहीं पढ़ेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये पहले वाला नीचे आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, देन आ जाएगा स्पीड इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये क्योंकि एक रेशियो है, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, अब एक चीज, एक कंसेप्ट आता है इसमें आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जबकि कि आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है ग्लास का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होती है। इसका भी आपसे रीजन पूछा जा सकता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है वो हाईएस्ट होती है, तो नीचे वाली तो हमेशा कम ही होने वाली है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? हमेशा मोर देन 1 होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका मोर देन 1 आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक इसकी। ठीक है, जैसे आपका 1.33 आ गया है। ठीक है, जैसे 2.42 आ गया, तो 2.42 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है। तो इसका ये क्वेश्चन आता है कि 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन सी कहते हैं इसको, तो अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर कभी भी आपका ऐसे आता है कि भाई दो चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसमें रिफ्रैक्ट, ये जैसे 1.33 है और 2.42 है। ठीक है, तो इसमें से लाइट जो है किसमें ज्यादा बेंड होगी? तो किसमें ज्यादा बेंड होगी? इसमें ज्यादा बेंड होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है और ये ऑप्टिकली डेंसर है। साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें छोटा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये इसमें छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर हो गया है, तो अब आपने क्या लेनी है? रिफ्रैक्शन के लिए जो रे डायग्राम है, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, वो रे के लिए मैंने रिफ्लेक्शन में भी बोला था कि हमको सर्टेन टाइप की रेज अगर पता हो तो उससे हम रे डायग्राम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम रेज देखते हैं कि कौन कौन सी लेनी है। ये आपका कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे आपने एक ग्लास लिया, स्फेरिकल ग्लास लिया और इसको ऐसे काटा, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया और बीच में ये कॉनकेव लेंस बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स, आपके कोर्स में जो है डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंसेज हैं, तो इसमें मैं बनाती हूँ। ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये चीज आपका ऑप्टिकल सेंटर है,
ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने क्या कहा था, आपने क्या करना है, ये 6 लाइन जैसे कॉपी में ले लेनी है। बीच वाली लाइन में 6 सेंटीमीटर या 5.5 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लेकर के एक ये बनाना है, और इस तरफ से भी आपने सेम करके ऐसे बनाना है। तो ये आपका आ जाएगा 2F1 और ये आ जाएगा 2F2। ये आपका आ जाएगा O जो कि आपने ऐसे बनाया है। इसका जो मिड पॉइंट है वो F1 और इसका जो मिड पॉइंट है वो F2 है। ठीक है, मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आप ऐसे बनाओगे तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। शार्प पेंसिल लो, कंपास लो और उससे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा है 2F1, ये मेरा है F1, ये है F2 और ये है 2F2। ठीक है, तो अब मैंने पहली रे मैंने कैसे लेनी है, ये मैंने पहली रे ले ली, नंबर 1 रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होना है और क्योंकि ये मिरर की तरह नहीं है, ये बाउंस बैक नहीं हो रही है, ये जाएगी आगे, तो ये लेकिन बेंड हो जाएगी क्योंकि एयर से ग्लास में गई है। ये आपकी फर्स्ट रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू F2। ठीक है, नंबर 2 हम लेते हैं, जो रे जो है पैरेलल टू F जा रही है, सॉरी पासेस थ्रू F जा रही है, वो चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों तो आपकी सीधे सीधे जो आपने मिरर में पढ़ी थी उसी तरह की है। ठीक है, तीसरी वाली एक और एक देखते हैं। सो तीसरी वाली को मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। तो तीसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी, कोई उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे गई ऐसे ही चली गई आगे। ठीक है, अब ये हम करते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस वाले आप लोग ज्यादातर गलत करते हो, तो कॉनकेव लेंस भी आपने क्या करना है, ये 6 लाइन वाली कॉपी ले ली, 6 कॉपी में कर लिया, 6 लाइन में 5.5 या 6 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लिया, तो आपने ये बनाया और फिर उसके बाद आपने इतनी दूर पे लेना है दूसरा डॉट कि आपका ये पतला ऐसा लेंस बन जाए, एकदम सिमेट्रिक बनेगा, अच्छा बनेगा ये। और ये चीज आपकी 2F1 सेम 2F2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 और इसके बीच में O। ठीक है, तो मैं बनाती हूं इसको, फ्री हैंड बना रही हूं। ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया है O, ये आ गया F1, ये आ गया 2F1, ये आ गया है F2 और ये आ गया है 2F2। ठीक है, तो अब इसके लिए रे लेते हैं। ये डाइवर्जिंग लेंस है, किसकी तरह है ये, कॉनकेव लेंस किसकी तरह होता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कैसे जा रही है, ऐसा लग रहा है कि F1 से डाइवर्ज हो रही है, तो ये मेरी पहली रे आ गई इसमें। ठीक है, दूसरी वाली तो सीधे जाने वाली, दूसरी वाली हम ऐसा करेंगे कि ये जैसे इसमें F1 से जा रही थी ना, यहां पे ये F2 की ओर को जा रही है, ऐसे F2 की ओर को डायरेक्टेड है लेकिन चली गई पैरेलल। ठीक है, ये आपकी दूसरी रे है। और तीसरी वाली सेम है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है अनडेविएटेड। ठीक है, ये आपकी तीसरी वाली आ गई है। तो ये 3 रेस की हेल्प से ही हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो अब रे डायग्राम को शुरू करते हैं। डायग्राम के लिए हमने ऐसे ले लिया, ये फर्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये 2F1, ये F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, 2F2 ये पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इंफिनिटी है तो यहां पे रखना है, ये पैरेलल रेज आएंगी, ये पैरेलल रेज आएंगी। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये वाली जो है F1 से जाने वाली, F2 से जाने वाली है पैरेलल वाली, और दूसरी वाली हमने कहा था कि जो F1 से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी, ये दूसरी वाली थी और ये तीसरी वाली थी। ठीक है, तो इनमें से मैं अभी इसमें जो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है उसके लिए तो मैं लाऊंगी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाऊंगी और उनको F1 से निकल जाएंगी वो, तो ये यहाँ पे पॉइंट साइज आपकी इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनेगी, इमेज की पोजीशन क्या है एट F2 और साइज क्या है पॉइंट साइज। ठीक है, और नेचर क्या है वो रियल एंड इन्वर्टेड। तो कैसे पता चला मुझे, तो इसमें तो ये तो डॉट साइज है, कैसे पता चला कि इन्वर्टेड है, क्योंकि इसमें रेज जो है एक्चुअली मीट कर रही हैं और ये रियल इमेज होती है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये आपका आ गया है इसका नेचर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम देख लिए हैं, अब आप देखते हैं कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम। ठीक है, कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम के लिए जैसे मैंने आपसे बोला था कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस की तरह है और कॉन्वेक्स मिरर जो है कॉनकेव
लेंस की तरह है, ठीक है। तो मैं कॉनकेव लेंस के लिए मैं उसमें भी दो ही पोजीशन होगी, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और दूसरा आ जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है, तो ये मैंने बनाया लेंस, ठीक है, ये लेंस बनाया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ठीक है। ये आ गया है 2f1 और ये आ गया है f1, ये आ गया है f2 और ये आ गया है 2f2। तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखूंगी, इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखना है। ये आई पैरेलल रेज, ठीक है। अब ये कैसा लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, किसकी तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। तो डाइवर्जिंग है तो कैसे डाइवर्ज करेगा, ऐसे ही नहीं कर देगा, कहां डाइवर्ज करेगा, ऐसा लगेगा कि F1 से निकल के आ रही है रे, ठीक है। ये आपकी पहली रे आ गई, दूसरी एक और एक पैरेलल ले आओ, ये आई पैरेलल, और ये भी क्या करेगा, लगेगा कि F1 से डाइवर्ज हो रही। तो हमने क्या कहा था, इमेज कब बनती है, जबकि वो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन मीट करती हैं। अब ये देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रही है, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, पर इमेज कहां पे बनेगी, जहां पे ये अपीयर टू मीट है, अपीयर टू मीट ये हो रही है F1 पे, ठीक है। तो इससे मतलब इमेज कहां पे बनी है, इमेज बनी है एट F1, ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट F1। ये तो बात हो गई है पोजीशन की। अब साइज की बात करते हैं, कैसी बनी है, पॉइंट साइज, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो सारा का सारा यहीं पे आ रहा है, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रही है, ठीक है। और तीसरा आपका आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये क्यों है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो इसलिए है क्योंकि दीज रेज अपीयर टू मीट, एंड व्हेन रेज अपीयर टू मीट दे फॉर्म वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया है। अब दूसरे वाले केस में भी बनाते समय मैंने आपसे बोला था कि जो 6 लाइनें आप ले लोगे, तीसरी वाली लाइन पे आप कंपास रखोगे, एक ये बनाओगे, इस तरफ रखोगे, एक ये बनाओगे, दोनों को बीट कर लोगे, ये वाली चीज जो होगी वो आएगी 2f1 और ये आ जाएगी 2f2, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा O, और इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा f1 और इसका मिड पॉइंट f2। अब आपका रे डायग्राम कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अब आपको रेज लेनी है, कौन सी रेज लोगे, पहले आप ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख लो, ठीक है, ये रखा आपने, तो अगेन रे क्या है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम F1, ये आ गई एक रे, ठीक है। दूसरी वाली रे मैं लेती हूं, ऑप्टिकल सेंटर से निकालती हूं, ये आ गई ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली जाती है, अगेन रेज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आ गई। अब क्या होगा, तो ये यहां पर कहां पर मीट कर रही है, इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड O, ठीक है। और इमेज कैसी बन रही है, इमेज की सबसे पहले तो साइज की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहले लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन हमारी है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है। और इसमें इसका साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड लाइक द फर्स्ट केस, बट डिमिनिश्ड है, स्मॉलर इमेज बनी है। और कैसी है, ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें डिफरेंट उसकी बात करूं पैरामीटर्स की, तो U तो मेरा है निगेटिव, क्योंकि U तो हमेशा ही निगेटिव होता है, U यहाँ पे भी निगेटिव है, H हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो H आ गया है पॉजिटिव। ये जो साइन कन्वेंशन है कहाँ काम आने वाले हैं, ये काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल करते समय। अगर आपका साइन कन्वेंशन गलत है तो न्यूमेरिकल सही नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आ गया है U और H। अब मैं H डैश यानी कि इमेज के हाइट की बात करूंगी, ये देखो आप ये ऊपर ही आ रहा है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट के लिए पॉजिटिव आता है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। अब मेन है V क्या होगा, V आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइड में ही बना है, यानी कि अगर मैं इमेजिन करूं कि ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो ये नेगेटिव है, और यहां पर भी V क्या है,
नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर मिरर के साथ क्या डिफरेंस है, मैंने आपसे कहा था कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही है, उसमें भी इमेज ऐसी ही बनती है, लेकिन उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इस तरफ बनती थी, यानी कि V पॉजिटिव आता था, यहाँ पे V नेगेटिव है, ठीक है। वहां पे रियल इन्वर्टेड इस तरफ बनती थी, वर्चुअल इरेक्ट इस तरफ बनती थी। मिरर में, लेंस में वर्चुअल इरेक्ट इस तरफ बन रही है, रियल इन्वर्टेड इस तरफ बन रही है, ठीक है, जो अभी आपने कॉन्वेक्स लेंस में भी देखा था। और मेरे को क्या पता है F क्या होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव कोई भी हो लेंस या मिरर, F हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये F मैंने लिख लिया नेगेटिव। H डैश भी पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है, M भी क्या है, पॉजिटिव है, बट ये है लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि या तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर डेसिमल में आया है तो 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.7 आया तो ऐसा हो सकता है। अगर आपका 3.7 आ गया तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए, या फिर आपका होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये हमारा इसका आगे है, सारे पैरामीटर्स को हमने डिस्कस कर लिया है, तो न्यूमेरिकल करने में अभी आसानी हो जाएगी। लेंस फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे मिरर फॉर्मूला वहां पे क्या था, 1/f = 1/v + 1/u था, यहाँ पे माइनस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। वहां पे क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। हमेशा मैं आपको कंपेयर करवा रही हूँ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इज वेरी गुड मेथड टू लर्न साइंस, ठीक है। बिल्कुल क्या चीज सेम है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, कोई लिंक बनाओ, रिलेशन बनाओ, ऐसी चीजें लर्न करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो 1/f = 1/v - 1/u, दिस इज लेंस फॉर्मूला। एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला for the lens is h dash upon h, h dash is image size equal to v/u। वहां पे क्या था, मैग्निफिकेशन में माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ इधर माइनस है, इधर प्लस है, अब याद रहेगा, है ना। तो ये हमारा आ गया। और अगेन कार्टेशियन प्लेन की तरह हम जैसे मिरर में किया था, ये देखेंगे तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अगर आपका इधर बनता है वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये माइनस आ जाएगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो प्लस आ जाएगा, h डैश h डैश h h डैश, ठीक है। और अगर आपका कुछ वो आ रहा है, अगर आपकी बड़ी इमेज बन रही है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, वो सब आ गया है। तो अगर इस तरफ को आएगा, आपकी कोई चीज इस तरफ बनती है, ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है ऊपर की ओर को, तो ये सब चीज आ गया, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन की बात हो गई है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कॉनकेव लेंस के साथ डिस्कस की थी। अब आ जाता है आपका एक दो न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, एक मिरर का और एक लेंस का। अगर मेरे को बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव ही आएगी हमेशा, u = -25 सेंटीमीटर। एंड अगर मैं इसको बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो और अगर मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो उसकी फोकल लेंथ अगर मेरे को दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो माइनस आएगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे लगाना है, क्योंकि मिरर है तो मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/f = 1/v + 1/u। तो आप इसमें यहाँ पर इस -20 रखना है ना, माइनस साइन को मैं न्यूमरेटर में दे देती हूँ, और 1/v तो मुझे पता नहीं है, और मुझे u पता है -1/25, तो ये आ गया है 1/v - 1/25, 1/v = -1/20 + 1/25,
25। अभी इसका एलसीएम लेंगे 20 इंटू 25, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये -25 प्लस 20, यहाँ पे आ गया -5 अपॉन 20 इंटू 25। अभी भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 5 -1 अपॉन 100। ठीक है, तो v मेरा आ गया है -100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा रे डायग्राम से इसको रिलेट कराती हूँ। ये अगर मेरा u 25 सेंटीमीटर था और f जो है -20 था, इसका मतलब मेरा जो ये है वो कुछ इस तरह का रहा होगा रे डायग्राम। ये आ गया f, ये आ गया है c। तो अगर मेरा ये 20 है, मान लो यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा आ गया है 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ कहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी बिटवीन सी एंड एफ है, तो इसकी इमेज यहां बननी चाहिए, यानी कि वो सी से ज्यादा आना चाहिए। जो आया है, माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस साइन आपको लोकेशन बताने के लिए है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है v। अगर मेरे को इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, m इक्वल टू -v अपॉन u, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा, क्योंकि ये c के आगे है। तो ये आ जाएगा -100 अपॉन -25, जो कि ये था, दो माइनस ये कट गए हैं, ये आ गया है -4। तो यानी कि मेरा जो -4 इक्वल टू h डैश अपॉन h डैश इक्वल टू -4h। ये मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, इधर कहीं बनने वाली है, बहुत बड़ी बनने वाली है, तो बड़ी बनी है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, कॉनकेव मिरर की जगह मैं ले लेती हूं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ मतलब 20 है, तो -20 आएगी क्योंकि कॉनकेव है। बाकी सारी चीजों को मैं ऐसे ही रहने देती हूं। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। आप ये आंसर अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे हमारा v जो है वो -100 सेंटीमीटर आया है और मैग्निफिकेशन आई है 4। ठीक है, -4 आई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। कॉनकेव लेंस है, जरा बनाना कॉनकेव लेंस, ऐसे है, ठीक है ना, और इसमें 25 सेंटीमीटर इधर कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 20 इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कैसी इमेज एक्सपेक्ट करते हो? मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए? ये डाइवर्जिंग लेंस है, मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए? <1। ठीक है, और क्या आना चाहिए? आपका जो v आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आया है। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब हम करते हैं इसका लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आपका इसमें मैं 1/v ऐसे ही रहने दूंगी, यहाँ पे मैं -1/20 कर लूंगी, -1/25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 1/25। सो 1/v इक्वल टू -1/20 -1/25, 20 इंटू 25। ठीक है, जब एलसीएम प्रोडक्ट होता है तो ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाता है, -20। तो ये आ गया -45/20 इंटू 25, 5 9 5 5। ठीक है, तो ये आ गया -9/100। तो v इक्वल टू आ गया -100/9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी था इधर आएगा, है ना। तो हमारी इसमें क्या होता था, अभी हमने जो इमेज बनाई थी, रे डायग्राम बनाया था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि इसमें v क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको ये रिकॉल कराऊं तो यहाँ पे आपकी बन रही थी, इधर आपकी इमेज बन रही थी। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। m इक्वल टू लेंस के लिए होता है v/u, तो v कितना है? -100/9, और u कितना है? -25। ये डबल फ्रैक्शन है, याद रखो। डबल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करता है। ये आ गया 4, तो ये आ गया 4/9 और ये प्लस आया है।
ठीक है। 4/9 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब जो है ये हमारा कम आएगा, जो साइज है छोटा आएगा। आपको दिखा भी देती हूँ, h' इक्वल टू 4/9 है, तो जो h' है अपॉन 2 इक्वल टू 4/9, सो h' इक्वल टू 8/9। तो ये मेरा जो इमेज साइज है अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट मेरा क्या था 2 सेंटीमीटर का था। और साथ में एक चीज और देखो कि ये जो है ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। इस तरह से रे डायग्राम के साथ हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसको करूंगी। अभी हमें फटाफट क्विक रिवीजन करना है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एक तो डेफिनेशन ये है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इक्वल टू 1/f, ओके। अगर एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि पावर ऑफ लेंस मेजर्स डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ठीक है। ये आपको बताता है पावर ऑफ द लेंस की कितनी कोई भी लाइट रे कितनी कन्वर्ज होगी या कितनी डाइवर्ज होगी, तो वो आपका आ जाता है पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस की जो यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। इफ f is in meter, if f is in meter, ठीक है, m, then power is in diopter, that is capital D. So if focal length f equal to -50 सेंटीमीटर, तो पावर कितनी हो जाएगी 100 अपॉन -50, तो ये आ जाएगी आपकी -2D, ठीक है। 100 क्यों किया, क्योंकि मैंने ये सेंटीमीटर में था ना, इसको मैंने मीटर में करूंगी, या फिर मैं सीधे पावर निकालने के लिए 100/f इन सेंटीमीटर और P इक्वल टू 1/f इन मीटर, कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने 100/f किया क्योंकि सेंटीमीटर में था, -2D आ गया, जिसका मतलब है नेगेटिव फोकल लेंथ है। ये नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो कैसा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस ऐसे निकाल सकते हैं। और ये आपको अभी जब हम आई के वो पढ़ेंगे ना कौन से हमको लेंसेज यूज करने चाहिए, तो वो कैलकुलेशन के लिए भी आपको पावर निकालनी पड़ेगी, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। गुड। अगर आपको पसंद आया है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत कम टाइम रह गया, अच्छे से मेहनत करो। और कोई भी आपको टॉपिक चाहिए तो मुझे बताओ, मैं जरूर उसको वीडियो बनाऊंगी।